request Mr. Sanjeev Rastogi, DDG, CPWD, and Mr. Kristen Angelson from Sintef to please come up on stage for the signing of MOU. Ladies and gentlemen, we are now witnessing the exchange of Memorandum of Understanding between CPWD and Sintef Norway, a collaboration that truly embodies the spirit of innovation and sustainability. A round of applause as we now exchange the Memorandum of Understanding between CPWD and Sintef Norway. Thank you very much. Water isn't just a resource, it's survival. Without it, cities stop, lives suffer, and future fade. Today, we release the Amrut anthem, Jal Hi Janani, to remind ourselves that protecting water is protecting life. We now request Honorable Minister Shri Manohar Lal Ji to please release the Amrut anthem by pressing the remote button. साकार हुई है, एक नए युग की शुरुआत हुई है, जल जन जन तक ये बात साकार हुई है। जल ही जननी, 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 जल ही जननी। इस युग का एक भागीरथ जिसने अमृत का दिखाया रास्ता, सपनों को आकार दिया, पानी के रूप में प्यार दिया, जल अब पहुंचा है घर घर, शुद्ध स्वच्छ हर जान जान तक। धरती का जल अब है निर्मल, मैला जल अब बीता कल। एक नए युग की शुरुआत हुई है, जल जन जन तक ये बात साकार हुई है। एक नए युग की शुरुआत हुई है, जल जन जन तक ये बात साकार हुई है। जल ही जननी, 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 जल ही जननी। जल ही तो आधार हुआ, देश में सुधार हुआ, महिलाओं का जीवन बेहतर, कर्म के पथ पर वो अग्रसर। मेहनत और दूरदर्शिता का दूजा ना कोई विकल्प, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कर दिया कायाकल्प। साथियों ने अमृत मिशन का पूरा किया संकल्प, एक नए युग की शुरुआत हुई है, जल जन जन तक ये बात साकार हुई है। एक नए युग की शुरुआत हुई है, जल जन जन तक ये बात साकार हुई है। जल ही जननी, 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 जल ही जननी। गूंज रहा है नभ में आवाज, भारत जल प्रभुता
जल ही जननी, और अब ये बात हम सभी ने याद रखनी. Swachh Bharat is a vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. One of the biggest tasks to achieve this vision is clearing of large dump sites in cities and preventing new ones. We now once again request our Honorable Minister Shri Manohar Lal ji to please launch the Dump Site Remediation Accelerator Program, DRAP, by pressing the remote button. हम हैं कचरे के पहाड़. सालों तक हम चुप रहे, सालों से बोझ उठाया शहरों का, लाखों मीट्रिक टन कचरे का, पर फिर कुछ बदला. स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत देश भर में सारे कचरे के पहाड़ों की किस्मत ने नया मोड़ लिया. लाखों टन कचरे को प्रोसेस करके हाईवेज बने, पॉलीथीन ईंधन में बदलना शुरू हुई. इंजीनियर्स, सफाई मित्र, एनजीओ, कॉर्पोरेट्स और नागरिक सभी ने मिलकर कचरे के पहाड़ों को ग्रीन पार्क, अर्बन फॉरेस्ट और ग्रीन जोन में बदलने के लिए अपनी भागीदारी दी. इसी बदलाव को गति देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स शुरू कर रहा है एक नया इंटरवेंशन, डंप साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम यानी ट्रैप. एक ऐसा फास्ट ट्रैक मोड इंप्लीमेंटेशन इनिशिएटिव जहां हर शहर एक ही लक्ष्य की ओर प्रगति करेगा, जीरो डंप साइट्स. इस अभियान के तहत देश भर की 214 बड़ी डंप साइट्स को फास्ट ट्रैक मोड पर पूरी तरह से रेमिडिएट किया जाएगा. इन 214 डंप साइट्स पर लगभग 8 करोड़ मीट्रिक टन लेगेसी वेस्ट है, जो देश के कुल 10 करोड़ मीट्रिक टन लेगेसी वेस्ट का 80% है. इस इनिशिएटिव के तहत 5P अप्रोच अडॉप्ट की जाएगी. पॉलिटिकल लीडरशिप आगे आके इन्हें अडॉप्ट करेगी. जरूरत अनुसार प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की व्यवस्था SBM अर्बन 2.0 से की जाएगी. पब्लिक एडवोकेसी से लोगों में अवेयरनेस आएगी और नए पहाड़ बनने से रुकेंगे. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाएगा. पार्टनरशिप सबको साथ लाएगी. इन्हीं प्रिंसिपल्स पर हर शहर डंप साइट रेमिडिएशन का एक माइक्रो प्लान बनाएगा. यही 5P फ्रेमवर्क अब ड्रैप को एक टाइमलाइन ड्रिवन, रिजल्ट्स ओरिएंटेड अर्बन मूवमेंट में बदलेगा. आइए मिलकर बनाएं कचरा मुक्त भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, हम सबका विकसित भारत. We will now request Honorable Minister Sir to kindly launch a landmark initiative, Urban Invest Window, by pressing the remote button. Urban Invest Window is a facility of HUDCO under the guidance of MAHUA to facilitate Indian cities get more funds for the development of urban infrastructure. Thank you, dignitaries, for doing the honors. Thank you very much. We'll now present a short video explaining this initiative. India is witnessing one of the fastest growing urban transformations in the world, and by 2030, over 600 million Indians will call cities their home. To support this growth, we need huge urban infrastructure investments. The Government of India's massive push for infrastructure development, combined with a budgetary allocation of 3.3% of GDP, is fueling high-quality growth in mobility, housing, logistics, and digital connectivity. However, urban local bodies still face multidimensional challenges, from capacity building to project preparation, from fund mobilization to investment facilitation. To address these issues, HUDCO, under the guidance of the Ministry of Housing and Urban Affairs, proudly announces the Urban Invest Window, or in short, UI-WIN. HUDCO will repurpose its 20 regional offices to handhold the states and cities at every step of the project journey, from identification of projects to their technical and financial structuring, capital mobilization to project implementation.
Through UIWIN, cities can submit infrastructure proposals needing more investments. Will work closely with ULBs and states. Projects will be shaped into bankable, credible, investment-ready proposals. Cities are connected with investors, both domestic and global. UIWIN will also facilitate enhanced HUDCO lending for urban projects, PPP structuring and private investments for scale, long tenor concessional and competitive financing from multilaterals like WB, ADB and others, municipal and pooled bonds access for ULBs, land value capture and monetization guidance, convergence with central and state schemes for added funding. HUDCO's pan-India network of offices and the Central Training Institute, Human Settlement Management Institute will serve as a hub-and-spoke ecosystem to handhold ULBs across India in building a pipeline of bankable, future-ready urban projects. India's first urban financing exchange built for scale, trust and speed. Our mission is simple. Empower Indian cities to access more capital, faster and on better terms. Come, partner with us to build essential and appropriate infrastructure in every city as we march towards Viksit Bharat 2047. The game changer of any metrics are the men and women who actually make it possible. To create a future-ready workforce for Swachh Bharat, we now once again request Honorable Minister Shri Manohar Lal ji to launch the Swachh Bharat Mission Knowledge Management Unit at the National Institute of Urban Affairs. स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है एक कचरा मुक्त शहर का निर्माण करना जो पूरी तरह से कूड़े से मुक्त हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का फोकस है कचरे के सेग्रीगेशन, कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन पर, साथ ही हर प्रकार के कचरे की साइंटिफिक प्रोसेसिंग करना जिसमें कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन वेस्ट भी शामिल है। मिशन का उद्देश्य है डंप साइट का रेमिडिएशन, सुरक्षित सैनिटेशन का एक्सेस और 100% मैकेनाइज्ड डी-स्लजिंग को सुनिश्चित करना। मिशन के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम जागरूकता बढ़ाएं, संस्थागत क्षमताओं को सशक्त करें, मजबूत प्रक्रियाएं स्थापित करें और सतत वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी उद्देश्य से राज्यों और नगर निकायों की क्षमताओं को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। इसे संस्थागत रूप देने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान यानी NIUA में एक स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ज्ञान प्रबंधन इकाई यानी नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट KMU स्थापित कर रहा है जो राज्यों और ULBs की क्षमता निर्माण पर केंद्रित होगी। KMU के मुख्य कार्य क्षेत्र होंगे स्टैंडर्डाइज्ड और हाई क्वालिटी वाली प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण, विभिन्न स्टेक होल्डर्स के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण पद्धति की डिजाइनिंग, जमीनी स्तर के कर्मियों के लिए दक्षता आधारित प्रशिक्षण, राज्यों और ULBs को प्रशिक्षित करने हेतु मास्टर ट्रेनर्स का पूल तैयार करना, प्रशिक्षण के क्रियान्वयन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, राज्यों और ULBs में नॉलेज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। NIUA इस दिशा में स्वच्छता नॉलेज पार्टनर्स का एक सहयोगी नेटवर्क तैयार करेगा जिसमें इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, NGOs, सिविल सोसाइटी संगठन, तकनीकी संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल होंगे। KMU एक बहुस्तरीय प्रशिक्षण प्रणाली अपनाएगा जिसमें शामिल होंगे राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स, राज्य स्तर के मास्टर ट्रेनर्स, प्रशिक्षित नगर निकाय अधिकारी। सभी शिक्षण सामग्री एक IT इनेबल्ड पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें क्यूरेटेड मॉड्यूल्स, नॉलेज प्रोडक्ट्स, प्रशिक्षण कैलेंडर और देश भर के ट्रेंड पर्सनल का डेटाबेस शामिल होगा। वेस्ट टू एनर्जी, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज, बायोमेथनेशन, लीगेसी वेस्ट रेमिडिएशन और यूज्ड वाटर मैनेजमेंट जैसे अनेक प्रोजेक्ट्स मिशन के तहत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसी गति के साथ हमारी ULBs भी कदम मिला रही हैं। ये कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव शहरों को इस दौड़ में सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है जिसके तहत 100 राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर्स, 1400 राज्य मास्टर ट्रेनर्स और 1 लाख से अधिक ULB अधिकारियों को रिकॉर्ड टाइम में प्रशिक्षित किया जाएगा।
ताकि वे तेज गति से परिणाम दे सकें। आइए हम सब मिलकर बनाएं स्वच्छ भारत के लिए एक फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स। This brings us to the conclusion of the launch segment, marking yet another milestone in India's urban transformation journey. और अब निवेदन है हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी से कि वे कृपया अपने विचार साझा करें। We now request Honorable Minister Sir to kindly deliver the inaugural address. Can we please welcome him with a very warm round of applause? मित्रों, अभी तक तो हम बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच खा रहे थे। अभी दाल, दही, पापड़, पकौड़ा, परोठा, इसका अपना एक आनंद होता है। तो आओ उधर चलते हैं। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही एक विशिष्ट प्रकार का कार्यक्रम है कि हम यहाँ सभी संबंधित शहरों के विकास के लिए, शहरों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं। एक अर्बन कॉन्क्लेव, राष्ट्रीय स्तर का अर्बन कॉन्क्लेव। इस कॉन्क्लेव में हमारे साथ बहुत ही एक नीति निर्देशक, पॉलिसी स्पेशलिस्ट श्री देवाशीष धर जी हमारे बीच में हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में प्राय सभी आयाम जो भी शहरी विकास के नाते, शहरों के लोगों की खुशहाली के नाते होने चाहिए, उन्होंने उसको अपने भाषण में संपर्क किया है। साथ में हमारे शहरी विकास और आवासीय विभाग के हमारे सचिव श्रीनिवासन काटिक थला जी, उन्होंने भी अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से जो काम हम करने वाले हैं, जिस प्रकार की एक दिशा को लेकर हम चल रहे हैं, उसके बारे में प्रकाश डाला है। और हमारे बीच में अच्छी खुशी की बात है कि विभिन्न प्रदेशों के जो हमारे शहरी विकास के मंत्री हैं, बड़े बड़े प्रदेश हैं, वो सब आए हैं। सब तो नहीं आ पाए, लेकिन जो भी आए हैं उसमें हमारे मध्य प्रदेश से श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, फिर उत्तर प्रदेश के श्री अरविंद कुमार शर्मा जी हैं, राजस्थान से श्री झावर सिंह खर्रा जी हैं, सिक्किम से श्री भोजराज राय जी हैं, दिल्ली से स्वयं श्री आशीष छूत जी हैं, छत्तीसगढ़ से अरुण साया जी हैं, और नागालैंड दूर प्रदेश, वहाँ से भी झालियो रियो जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और अच्छी प्रसन्नता की बात है कि बहुत से देशों के जो एम्बेसडर्स हैं, जो भारत में हैं, वो भी यहाँ पधारे हैं। आपका भी सबका मैं स्वागत करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल। बहुत से हमारे जो महुआ के और विभिन्न CLUs के, CPUs के हमारे जो अधिकारी हैं, जिन्होंने इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, और बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारी कंसल्टेंसी या विभिन्न प्रकार की सेवाओं देने के लिए आगे आते हैं, उनके भी जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। विभिन्न प्रदेशों की जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो टीम्स हैं, अधिकारी हैं, सदस्य हैं, वो सब यहाँ पधारे हैं। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हम 2 दिन तक यहाँ विचार करने वाले हैं। कई विषयों पर विचार होगा, क्योंकि शहरी विकास के नाते कोई 1 या 2 वर्टिकल नहीं है, बहुत से वर्टिकल हैं। और कुछ वर्टिकल तो ऐसे हैं जो पूरे एक विभाग के बराबर हैं। अपने आप में मेट्रो देखिए कितना बड़ा विभाग है। ये ठीक है कि मेट्रो के सब लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। खुशी की बात एक और है कि पैरेलली गुरुग्राम में एक अर्बन मोबिलिटी का कॉन्क्लेव, एक सेमिनार, वो भी चल रहा है। जितनी संख्या यहाँ है, लगभग इतनी ही संख्या 3 दिन के लिए वहाँ है। 7, 8, 9, ये तो 2 दिन का, उनका 3 दिन का है। शहरों की मोबिलिटी का इशू भी बहुत बड़ा इशू है, वो एक अलग से उसके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है। संबंधित लोग, बड़े एक्सपर्ट्स
वहाँ भी बैठे हैं। तो आज हम यहाँ जो बैठे हैं, शहरों का कैसा स्वरूप होना चाहिए, कैसी उनकी स्थिति होनी चाहिए। शहरों का विकास केवल शहरों के लिए सोच रहा है, वैसा नहीं है, क्योंकि आखिर शहर केवल भवनों से, सड़कों से, मेट्रो से या कुछ और प्रोजेक्ट बना करके शहर बनता है, उसकी कल्पना शहर कर ली जाती है, ऐसा नहीं है। शहर में जब लोग रहते हैं तो लोगों के लिए कैसी सुविधाएं हो, तब जाकर के हम पूरे विचार को संपन्न करेंगे। केवल प्रोजेक्ट्स विचार कर लिए, केवल योजनाएं विचार कर ली, उससे नहीं। शहर के नागरिक को मध्य बिंदु मान करके उसको कैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसका जीवन एक शहरी नागरिक के नाते कैसे अपने आप को स्वाभिमानी महसूस करे कि मैं एक अच्छे शहर में रहता हूँ, मेरी सब प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति यहाँ हो रही हैं, मुझे हर प्रकार का आनंद यहाँ मिल रहा है। तुमको हर सोच को इस प्रकार से ही सोचना चाहिए। ये बात भी ठीक है कि शहरीकरण का विषय आज का नहीं, पुराना है। अगर बहुत पुराने न भी जाएं, जैसे सचिव साहब ने एक उल्लेख किया है, सरदार पटेल जी के जीवन को अगर हम देख लें तो वो 1917 में वहाँ कमिश्नर बने थे अहमदाबाद शहर के, और उस समय कमिश्नर बनकर के उन्होंने नए नए आयाम, अहमदाबाद को कैसे एक बढ़िया सिटी बनाया जाए, इसकी उन्होंने शुरुआत की थी। बाद में वो वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि भी बने। उन्होंने वहाँ प्लेग और अकाल जैसी समस्याओं का भी सामना किया, उसमें भी कैसे हम लोगों को आगे आना होता है। तो एक उस समय से चीज़ें हमारे ध्यान में हैं। CPWD का इतिहास बताया गया 250 साल का, अंग्रेज़ों के समय का ही होगा, लेकिन तो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का बेस तो वहाँ से बना हुआ है, ताकि उसके जो अनुभव, उनके जो उस समय की तकनीक, उस समय की ट्रेनिंग आगे बढ़ते बढ़ते अच्छी हुई है, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं बेस उसका है। तो शहरी विकास का ये जो सारा आयाम है, इसमें बहुत सी पहलू हैं जिस पर हमको विचार करना होगा। आधारभूत संरचनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में बड़ा विषय है। युग के अनुकूल कैसा विषय चाहिए, टेक्नोलॉजी आज जो उपलब्ध है उसका उपयोग कैसा करें, और इतना ही नहीं, विश्व के साथ अपने आप को तुलनात्मक रूप में भी विश्व के बड़े शहरों के साथ हमको देखना होगा। विश्व में बड़े बड़े शहर हैं, टोक्यो है, सिंगापुर है, लंदन है, दुबई है, कई शहरों का नाम, वाशिंगटन है, बहुत शहरों के नाम ले सकते हैं कि जहाँ जब हम जाते हैं तो उसके शहरीकरण को देख करके लगता है कि हम अभी बहुत पीछे हैं। हमें उस कंपैरिजन में भी अपने आप को आगे खड़ा करना होगा। ठीक है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत से चैलेंजेस भी हैं, बहुत से हमारे सामने चुनौतियाँ भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती इसमें है कि इतने चकाचौंध चीज़ें हम देखते हैं, तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे लोगों का निवेश वो हो, इस प्रकार से उनका आकर्षण कैसे पैदा करें। क्योंकि जितनी योजनाएं आज हम सोच रहे हैं, जितने बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो कल्पना कर रहे हैं, एक अनुमान के हिसाब से 2047 जब देश को आज़ाद हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, अपने देश को विकसित भारत के नाम से देखना चाहते हैं, शहरों की स्थिति बहुत व्याप उसका बढ़ जाएगा। यानी 2047 तक हमारे देश का हर दूसरा व्यक्ति वो शहर में होगा। हमारी आधी आबादी शहरों में होगी, आधी ग्रामीण में होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि उस समय तक हम 80 करोड़ हो जाएंगे, आज लगभग 40 करोड़, जो 2035 तक हम 67 करोड़ होंगे। ये अनुमान लगाए जा रहे हैं सब। और हमारी शहरीकरण की गति बढ़ रही है, जबकि दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो शायद घटते हुए ट्रेंड में भी आएंगे। एक अनुमान ऐसा है कि टोक्यो 2028 के बाद, जस्ट 3 साल के बाद, उसकी आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। अब क्या उसका आधार है मैं नहीं कहता, लेकिन हमारे यहाँ हर शहर आगे बढ़ रहा है। आज 5020 शहर हैं अपने देश में, छोटे बड़े 5020 शहर, जिसमें मेगा सिटीज़ भी हैं लाइक मुंबई, दिल्ली, उसमें नगर पालिकाएँ भी हैं, महानगर पालिकाएँ भी हैं, नगर निगम भी हैं।
और छोटे कस्बे भी हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी विकास के नाते से अब शहरीकरण की तरफ नए भी दर्ज हो रहे हैं। तो जब इतना बड़ा व्याप हो जाएगा तो कितना निवेश हमको उस समय तक चाहिए? अनुमान है कि हमको उस समय तक 80 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 80 लाख करोड़ रुपया हमारी इन्वेस्टमेंट अगर होगी तो जैसे हम शहरों की कल्पना आज कर रहे हैं, जो लोगों को सुविधाएं देने की बात हम कर रहे हैं, वो उस समय तक पहुंच पाएंगे। अब ये 80 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार और प्रदेशों की सरकारें तो शायद, मुझे नहीं लगता कि इतना सब निवेश सरकारी होगा। इसमें हमको प्राइवेट पार्टनरशिप के नाते जनता की ओर से भी निवेश करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। मुझे अपने शहरों को अच्छा करना, चलिए इसमें निवेश करते हैं। अब निवेश के कई उनके उद्देश्य भी होते हैं, कई उसमें उनको भी लगता है कि कोई कंसिडरेशन उनको मिलना चाहिए, उस प्रकार की योजनाएं भी बनानी पड़ेंगी। हमको अपनी बहुत सी कंपनियों को जो शहरी विकास में लगी उनकी लिस्टिंग करानी पड़ेगी। तो इस नाते से प्राइवेट पार्टनरशिप करके और प्राइवेट इस प्रकार की फंडिंग करने के लिए भी रास्ते खोलने हैं। और जिसकी शुरुआत मैं समझता हूँ आज जो की गई है वो एक बहुत बड़ा पहलू है, जो ये अर्बन इन्वेस्ट विंडो जिसका अभी लॉन्च किया गया है, और नाम बड़ा अच्छा रखा है इसका, आई विन, यू विन एंड आई विन। तो ये विन विन पोजीशन का जो एक बनाया गया है पोर्टल, आम जनता को कहा गया कि इसके अंदर आप इन्वेस्ट करिए। अब योजनाएं सब बनेंगी, सब विभाग बनाएंगे कि इस योजना में करना है। जैसे उदाहरण के लिए अभी अर्बन चैलेंज फंड, एक ये घोषणा हुई है पिछले बजट में, आने वाले वर्षों में इस 1 लाख करोड़ रुपए के साथ प्रदेशों को 1 लाख करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा और 2 लाख करोड़ रुपया जनता से हमको निवेश लेना पड़ेगा। किस रूप में आएगा वो अलग सारी बिंदु पॉलिसी योजना बनेगी, लेकिन 2 लाख करोड़ रुपया उसमें लाना है तो तभी 1 लाख करोड़ रुपया यहाँ से रिलीज होगा। तो ये उसके साथ एक टाइड अप सिस्टम है, तब 4 लाख करोड़ रुपया हम उसमें डाल पाएंगे। एक योजना है, तो ऐसी सी योजनाएं बहुत सी बनेंगी। तो ये जो पोर्टल बनाया है इसके लिए मैं हमारा जो हुडको PSU है इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसमें पहल की है। मित्रों, इन सब योजनाओं को करने के लिए पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत से ऐसे नए विषय हमारे सामने रखे हैं। उन योजनाओं के अंतर्गत आज भी उन चीज़ों पर बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। वैसे तो ये सारे विकास जितने होते हैं ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के होते हैं, उसमें प्रदेश सरकारें भी सहयोग करती हैं, केंद्र सरकार भी सहयोग करती है। समय समय पर उनकी फंडिंग के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, चाहे वो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के माध्यम से, चाहे वो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन के माध्यम से एक परसेंटेज उनको दिया जाता है। उनको अपने लोकल सोर्सेज भी इकट्ठे करने होते हैं। फिर भी अलग अलग स्कीम बना करके केंद्र समय समय पर पैसे जारी करता है ताकि उनको उन कामों के लिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से उनको आगे बढ़ना हो। तो उसमें कई योजनाएं, जैसे हम देखते हैं अमृत मिशन ये लागू किया, स्वच्छ भारत मिशन ये लागू किया, PMAY ये लागू किया, ऐसे ही स्मार्ट सिटीज मिशन लागू किया था, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ये लागू किया, PM स्वनिधि ये लागू किया। इनके सबके पिछले 10 वर्षों से अपने अपने परिणाम निकले हैं और यदि समुचित रूप से इन परिणामों को हम देखेंगे एक एक विभाग को तो उत्साह मिलता है और उसमें आगे काम करने के लिए हमको एक रास्ता भी मिलता है। उसमें समय समय पर कुछ सुझाव भी आते हैं, उन नीतियों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी होता रहता है। प्रतियोगी स्वभाव से चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए जनता को भी भागीदार किया जाता है। हर एक योजना का बहुत बड़ा लाभ हुआ है, आज हमारा जीवन सरल हुआ है। हमारी इंडेक्सिंग शहरों की ये अच्छी हुई है, बढ़ी है पिछले 10 वर्षों के अंदर। तो एक एक की डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अमृत मिशन के अंतर्गत जैसे 2,27,00,000 नल कनेक्शन अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। कितना ही जल का नेटवर्क इसमें बिछाया गया है और जल को किस प्रकार से उपयोग करके रीयूज किया जाए, उसमें अमृत योजनाओं के माध्यम से उसको
उसको यानी प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग करके उस जल का पुनरुपयोग करना, ये उसके अंदर एक बहुत बड़ा हमारा जो विषय आया है। स्वच्छ भारत मिशन, शहरों को कैसे साफ किया जाए, विभिन्न आयाम, इसके लिए हम कई प्रकार की मीटिंग्स प्रत्यक्ष बुला करके भी की हैं, हमने वर्चुअल मीटिंग्स भी की हैं, और अभी तो इन योजनाओं को पूरा करने के लिए यानी एक नया विषय भी शुरू किया है कि रीजनल मीटिंग्स की जाए। अभी 10 दिन पहले हमने साउथ की एक रीजनल मीटिंग की है, 6 प्रदेश उसमें आए थे। अगली मीटिंग मध्य भारत की करने वाले हैं, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की करने वाले हैं। 6-8 प्रदेश आएंगे, एक एक विषय पर बारीकी से विचार करेंगे, उनकी कठिनाइयाँ क्या हैं, उनके अनुभव क्या हैं, उनके सुझाव क्या हैं, सब उसमें लिए जाएंगे। बहुत गंभीरता से हमको शहरीकरण को ठीक करना, मजबूत करना है। तो इस नाते से इसका विचार करते हैं। जब स्वच्छ भारत मिशन की बात थी तो आज एक नया पोर्टल जो बनाया गया है कि लीगेसी वेस्ट, उसको कैसे रेमिडिएट किया जाए। तो इस रेमिडिएशन के लिए एक कई वर्षों की एक समस्या है। 2002 या 2003 के अंदर इस काम को शुरू किया था, और बड़े ढेर उनको तो रेमिडिएट करना ही है, साथ साथ जो नया ताज़ा हमारा वेस्ट आ रहा है उसको भी प्रोसेस करना है, उसको करना, पुरानी लेगेसी वेस्ट को डाउन करना। उसमें कुछ सफलता मिली है, लेकिन जितनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है। आज भी बहुत बड़े वेस्ट के ढेर पड़े हुए हैं। 1400 डंप साइट्स हैं अभी देश में, छोटी बड़ी सब मिला करके। उसमें हमने पीछे सब नेताओं को ये कहा था कि लोगों को प्रेरणा देने के लिए हम एक एक डंप वेस्ट स्वयं अपना अडॉप्ट करें, उसको उसके ऊपर ध्यान करें कि हम कैसे उसको साफ करेंगे। जब ये विषय आया तो मन में विचार आया कि इस बात को कौन मानेगा, कोई मानेगा नहीं। बुढ़िया को कहा था कि, बुढ़िया ने एक संत को कहा था कि मेरे बेटे का गुड़ छुड़वा दो, तो उन्होंने कहा भाई 7 दिन बाद आना। फिर 7 दिन बाद गई कि महाराज जी मेरी बेटे का गुड़ छुड़वा दो, कहना 7 दिन बाद आना। चौथी बार गई तब उसने कहा कि बेटे को लाओ इधर। बेटे को बुलाया, बुला के कहा बेटे गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ छोड़ दे। तब उस माई ने कहा कि ये बात तो आप 4 हफ्ते पहले भी कह सकते थे। मैंने कहा नहीं माई, उस समय मैं गुड़ खाता था, इसलिए मैंने 4 सप्ताह में गुड़ छोड़ा है। तब मेरे में ये बल आया है कि मैं कहूँगा कि हाँ गुड़ छोड़, तो बच्चे ने मान लिया है। तो मैं नेताओं को कहूँगा कि एक एक डंप साइट अडॉप्ट करो। तो मेरी बात को मानेगा कौन? मन में विचार आया कि दिल्ली के एक डंप साइट, हमारे सूद साहब इसके गवाह हैं, भलस्वा की डंप साइट मैंने अडॉप्ट की। मैं जाकर के 17 सितंबर को सबसे पहले वहाँ खड़ा हुआ, वहाँ की सारे एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया, सब ठेकेदारों को बुलाया, क्या कठिनाइयाँ हैं ये पूछी। एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं कहीं छोटी छोटी बातें रहती हैं, छोटी छोटी समस्याएं, उनको दूर किया। आज उसी डंप साइट पर जो पहले से गति थी उससे डबल हो गई है। जो 2 साल में उसको साफ करना था, अब वो अक्टूबर 2026 में उस डंप साइट में आज के रेट में 40 लाख मीट्रिक टन जो वेस्ट है उसको रेमिडिएट किया जाएगा। 70 एकड़ जमीन निकलेगी। उस 70 एकड़ नहीं, 70 नहीं, कितनी है, 79 एकड़, तो इसका तो मैं कम बोल रहा हूँ। 79 एकड़ लैंड उसके अंदर रिकवर होगी। दिल्ली में अगर 79 एकड़ का हिसाब लगा लिया जाए तो ये 8,000 करोड़ रुपए की तो जमीन है खाली उस इलाके में। तो ऐसे हमको भी, जो यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स बैठे हैं खास करके, एक एक डंप साइट अडॉप्ट करो, अपनी देखरेख में कराओ। अगर वहाँ कहीं समस्या है, किसी ठेकेदार की है या कहीं पेमेंट की है, पैसे की है, उसको भी हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ उनको जोड़ो। मैंने इस डंप साइट को दिल्ली का जो डीडीए है उनके साथ जोड़ा और डीडीए ने स्वीकार किया कि हाँ इसमें लगभग 400 करोड़ रुपए का खर्च है, 200 करोड़ रुपए हम देंगे, ये डीडीए ने स्वीकार किया। डीडीए ने, तो हमारे संस्थाएं भी कर सकती हैं। हो सकता है म्यूनसिपैलिटी के पास इतना पैसा ना हो सकता है राज्य सरकार स्वयं अपने पैसों में उस तरह ना लगा रहे हो, तो बहुत सी प्रॉफिट की संस्थाएं, उनको किसी न किसी का जोड़ना चाहिए। नहीं तो CSR फंड्स हैं, कंपनियां हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ में भागीदार होंगे।
इंजन बनने की ज़रूरत है। आप इंजन बनिए तो ये निश्चित रूप से हम अपने देश में ये डंप साइट्स हैं इनको क्लियर 1 साल 2 साल इसके अंदर अंदर करेंगे। इसलिए इसका निश्चय अगर करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, पहली योजना में 1 करोड़ का हमने टारगेट लिया था और 1 करोड़ 14 लाख मकान जो है वो या तो बन चुके हैं या विभिन्न चरणों में अंतिम चरणों में हैं। ऐसी अगली 5 वर्ष की जो योजना है PMAY 2, उसमें भी 1 करोड़ मकान शहरी क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के 2 करोड़ अलग हैं। शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ मकान ऐसे जिनके पास मकान नहीं है। हमारे धर साहब कह रहे थे कि जो किराए के मकान हैं उनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस बार PMAY 2 में तो आपको तो जानकारी है ही है, हमने इसमें जो रेंटल हाउसिंग स्कीम है उसको जोड़ा है और इसको और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो माइग्रेंट इस नाते से आते हैं, उनको पता भी नहीं है कि हमको पूरा जीवन यहाँ रहना है या 6 महीने रहना, साल रहना, 2 साल रहना। कई बार जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं वो प्राइवेट नौकरियों करते हुए उनको देश में कहीं भी जाना पड़ता तो किराए के मकान में ही रहना पसंद करेंगे। इसलिए इस व्यवस्था पर और थोड़ा जोर लगाएं, प्रदेश सरकारें भी लगाएं। जो हमारे जितने विभिन्न प्रकार के जो डिपार्टमेंट के अलग अलग विंग हैं, लेबर डिपार्टमेंट या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, उनको भी अपने यहाँ उस प्रकार की योजना बनाने के लिए हमको कहना चाहिए। आज भी विषय आ रहा था कि वॉक टू वर्क ऐसा करके हम हाउसिंग स्कीम बनाएंगे। मैंने कहा हाउसिंग स्कीम तो हम बना देंगे, लेकिन वॉक टू वर्क में वहाँ लोग आके रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये इंडस्ट्री के साथ जोड़ेंगे तब वो सुनिश्चित करेंगे हमारा वर्कर यहीं रहेगा और हम इसका किराया देंगे, ताकि वो किराया देकर के सुविधा अपने वर्कर्स को देंगे तो वर्कर्स वहाँ रहेंगे। यातायात व्यवस्था में कल चर्चा हो रही थी कि बहुत दूर दूर से लोगों को आना जाना पड़ता है, ट्रैफिक, सड़कों पर प्रदूषण, वातावरण खराब, मेट्रो में भीड़। अब उसके लिए योजना हरियाणा में मैंने बनाई थी जब मैं मुख्यमंत्री था। अभी दिल्ली की योजना मेरे कुछ दिनों में ही घोषणा होने वाली है, TOD अर्थात ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। जहाँ साधन हैं, साधन के उसी स्टैंड, बस स्टैंड या आपका जो एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, उनके नज़दीक उन प्रकार जिस प्रकार के लोग आते हैं उनके जितने नज़दीक आवासीय व्यवस्था देंगे उनको सड़क पर आने का कम उसको अवसर मिलेगा। दिल्ली की TOD पॉलिसी सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम कुछ दिनों में इसको घोषित करेंगे। दिल्ली में TOD बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेट्रो का नेटवर्क सबसे बड़ा आज देश में अगर है तो दिल्ली में है। लगभग 400 किलोमीटर दिल्ली पूर्ण करने जा रहा है। वैसे तो मेट्रो में पूरे देश के अंदर हमने जो हमारे सभी विभाग के लोगों ने कमाल किया है, बहुत सराहनीय है। जो 2002 में सिर्फ दिल्ली के अंदर मेट्रो शुरू हुई थी, 2004 में 5 शहरों में 248 किलोमीटर हुई थी, आज वो 24 शहरों के अंदर हम 1100 किलोमीटर दौड़ रहे हैं और अगले लगभग 900 किलोमीटर ये अभी अंडर पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन में है। बहुत जल्दी 2-3 वर्षों में हम USA से आगे बढ़ने वाले इस मामले में, विल क्रॉस USA। तो मित्रों, सब लोग मिलकर के अगर इन चीज़ों को आगे लेंगे, पानी के बारे में तो बताया ही है कि पानी भी जीवन के लिए अमृत है, जल ही जननी है, जल ही जीवन है। इस पर भी हमको काम करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ के बिना व्यक्ति शायद रह सकता है, लेकिन पानी और वायु इसके बिना नहीं रह सकता। तो हमको प्रदूषण समाप्त करने के लिए काम करना, पर्यावरण के नाते काम करना, और पानी कैसे हमको पूर्ति हो। हर शहर को पानी की पहली आवश्यकता होती है। कोई आज बड़ा बड़ा इन्वेस्टर आ जाए, बड़ा शहर बनाना हो, बड़ी इंडस्ट्री लगानी हो, तो आके पूछता कि जहाँ हम ज़मीन मिलेगी वहाँ पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, बिजली की व्यवस्था है कि नहीं है। संयोग से बिजली भी एक ऐसा विषय है जो लोगों के जीवन को सुख पहुँचाता है। तो पावर डिपार्टमेंट वो भी थोड़ी बहुत देख रेख मुझे करनी पड़ती है उसकी, क्योंकि मैं ही उसका मंत्री हूँ। तो पावर के नाते भी बहुत अच्छे प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। 2014 तक हम पावर डेफिसिट थे लगभग 5%। 2024 के आखिर में, 25 के शुरुआत में हम पावर सफिशिएंट हो गए
हमको कमी नहीं थी, हम पावर जितनी आवश्यकता थी उतनी पूर्ति कर गए। और अब आज 6-8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद मैं कह सकता हूं, नाउ वी आर पावर सरप्लस। अब हम पावर को एक्सपोर्ट करते हैं, भूटान को देते हैं, नेपाल को देते हैं, बांग्लादेश को देते हैं, म्यांमार को देते हैं, आगे चल करके श्रीलंका उस तक हम पावर की अपने कनेक्शन पहुंचा रहे हैं, यूएई में पहुंचा रहे हैं, दुबई में पहुंचा रहे हैं, अंडर सी केबल के माध्यम से। सोलर में बहुत अच्छा हमारा सिस्टम बना है। थोड़ा इम्बैलेंस हुआ है कि दिन के समय पावर ज़्यादा होती है, शाम के समय कम होती है, तो उसके लिए पावर की स्टोरेज, जैसे वेयर हाउसेज गोडाउन्स होते हैं, तो ऐसे उसकी स्टोरेज का प्रबंध भी है, बैटरी के द्वारा करेंगे, पंप स्टोरेज के द्वारा करेंगे। लेकिन स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और आने वाले समय में पावर में क्रांतिकारी बदलाव। और हाँ, न्यूक्लियर पावर भी उसके अंदर एक बड़ा साधन है जो देश में स्थायी, स्टेबल और अफोर्डेबल पावर को देने के लिए काम आगे आएगा। ये विषय इस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन पावर की खपत वो हर व्यक्ति के लिए शहरों में बढ़ती जा रही है। हमें हर जगह रोशनी चाहिए, कमर्शियल इस नाते से भी पावर बहुत चाहिए, रहन सहन में भी आज जीवन के बहुत सुख सुविधाएं हमारी विभिन्न प्रकार की एप्लायंसेस का जुड़ गई हैं। पावर चाहिए, पावर की बचत ये कैसे हो, उपयोग के लिए कम से कम पावर में उपयोग पूरा हम ले सकें, इसकी योजनाएं बनाने के लिए हमको अपने अर्बन डेवलपमेंट के अंदर खास करके हाउसिंग को अपना ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा जो बिल्डिंग कोड है वो इस प्रकार से बनाना पड़ेगा कि बिल्डिंग्स में हम उसकी निर्मित इस प्रकार से बनाएं कि जहाँ कम पावर में पूरा उपयोग उसका हम कर सकें, या हर मौसम में हमारी बिल्डिंग की आवश्यकताएं पावर की कम कैसे हों, इसका जरूर हम विचार करेंगे। इसी प्रकार से मित्रों, हमारे जो विभाग हैं वो भी अपने एम्प्लॉइज को बहुत सुविधापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ हर एक जो PSUs है वो अपने अपने साल भर में एक बार अपना विशेष वार्षिक कार्यक्रम करते हैं, हर बार कोई नई चीज़ वो जोड़ते हैं। CPWD ने इस बार ये जोड़ा है कि हमारे एम्प्लॉइज ट्रांसफ़र से थोड़ा सा परेशान रहते थे, तो उन्होंने कहा कि हम इस ट्रांसफ़र की परेशानी को ख़त्म करते हैं, सभी एम्प्लॉइज़ को ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी, जो जहाँ चाहेगा वहाँ जाए, बशर्ते कि वहाँ जगह होनी चाहिए। पिक एंड चूज़ नहीं करेंगे कि ये मेरे मामा का बेटा है, इसको यहाँ से वहाँ लगा दो, ये मेरे पड़ोसी है, इसको यहाँ वहाँ लगा दो, और दूसरे किसी को उठा के दूर फेंक दो। ये जो डिस्क्रिशन है ये हमारे अधिकारियों ने छोड़ दी है। तो इस नाते से वातावरण जितना अच्छा होगा उस संस्थान का, उतना ही वहाँ काम करने का जो कल्चर है वो अच्छा होगा। तो हम अपने संस्थानों में, अपने विभागों में, अपने जो भी कुछ काम करने के लिए हमारे पास लोग संबंध में हैं, उन सबको एक अच्छा वातावरण कैसे उपलब्ध कराएं, क्षमता निर्माण और परियोजनाएं जो हमारी हैं वो कैसे पूर्ण हों। जैसे अब 80 लाख करोड़ रुपए लगाने की योजना तो हमने बना ली है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति ये है कि जितना बजट बताया जाता है विभागों को, वो उसमें से खर्च नहीं कर पाते हैं। बहुत सा बजट तो रह जाता है। कुछ तो रहता है कि जो शहरों में यानी प्रदेशों का अपना कंट्रीब्यूशन होता है वो नहीं करते हैं पूरा, सेंटर का बजट वापस करना पड़ता है। कुछ हमारी वहाँ कैपेसिटी नहीं है, जो हमारी वर्किंग कल्चर में कैपेसिटी का, क्षमता का निर्माण होना चाहिए, उनको जो ट्रेनिंग देनी चाहिए वो नहीं है। तो इस नाते से ये जो एक और जो टूल अभी बनाया गया है, जिसके अंदर रोल आउट ऑफ SBM NUUA नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट, तो इस यूनिट के माध्यम से हम ये प्रशिक्षण, खास करके स्वच्छ भारत मिशन के नाते से जो वर्कफोर्स है उसका प्रशिक्षण किस प्रकार से इसको बढ़िया बना सकते हैं, कर सकते हैं, तो इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। मित्रों, इन सब बातों को लेकर के हम सब सजग हैं। 2 दिन में हम छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठ करके जो हमारे सेशन होंगे, उन सेशन में एक एक विषय को लेकर के चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद जो उसमें से नेट अच्छा निकल करके आए उसको सब इकट्ठे बैठ करके, जो हमारे मिनिस्टर लेवल के सब लोग हैं, हमारे डिपार्टमेंट के जो प्रमुख लोग हैं, वो सब बैठ करके उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं, कुछ स्थानों पर अच्छी हैं तो उनकी प्रैक्टिस को दूसरे स्थानों पर लागू करें, बेस्ट प्रैक्टिस के नाते से, ताकि हम गति को अपनी को बढ़ा सकें। और आज का ये 2 दिन का कन्क्लेव है,
ये और अच्छे प्रकार से हो सके। एक प्रदर्शनी का जिक्र आया है, मैं प्रदर्शनी स्वयं देख के आया हूँ, बहुत सी चीज़ें उसमें हैं और नए नए आयाम कैसे हर समस्या का हल है वो उसमें बताया गया, दिखाया गया है। हम सब उसमें ज़रूर देखने जाएं, उसके लिए एक सोवेनिर बने, सारी योजनाओं का उसमें वर्णन हो, उसमें क्यूआर कोड लगा करके और क्यूआर कोड लगा करके उसके वर्णन में सारी बातें लिखी जाएं। और उसमें क्यूआर कोड में ये भी नहीं, हमने सपना तो दिखा दिया बड़ा सा, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और वो कहाँ से आएगी ये भी उसमें लिख दें। देखने को तो सुंदर लगेगा, लेकिन जिस लेवल पर प्लानिंग बनानी है वो प्लानिंग अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी मैन पावर को देख करके ही बनाएंगे। एक साथ भी सारा करेंगे ऐसा नहीं है। हम आज से 22 साल यानी 22 साल आगे की बातें सोच रहे हैं, 2025 में हम 2047 की बातें सोच रहे हैं, तो 22 साल में हम उसको टाइम शेड्यूल बना सकते हैं अपना, ये चीज़ें हम अब करनी है, अब करनी है, अब करनी है। हर शहर की अलग से, हर प्रदेश अलग अलग से बनाए। और कभी कभी जो कोई बहुत पीछे रह जाए, खास करके शहर, उसकी उंगली पकड़ने का काम भी करना है। घर में कोई कमज़ोर हो सदस्य, उस सदस्य को आगे बढ़ाने के लिए पिता भी सोचते हैं, माँ भी सोचती है, बड़े भाई भी सोचते हैं कि ये छोटा हमारा सबसे पीछे रह गया, इसको आगे बढ़ाओ। और ये प्रयोग हमने स्वच्छ भारत मिशन में किया है। स्वच्छ भारत मिशन में एक योजना बनाई है, आपको सबका पता लग गया होगा, स्वच्छ भारत जोड़ी शहर योजना, ताकि जो इस समय प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आ रहे हैं, जिनका अलग से लीग बनाया गया है, स्वच्छ लीग, उस लीग को कहा गया कि आपके प्रदेश के सबसे नीचे रैंकिंग के 1, 2, 3, 4 शहर पकड़ो और उनको साथ लेकर के, और जोड़ी में आपका जो मूल्यांकन होगा तो आखिर कमज़ोर को, निर्बल को बल देना, ये भी अंत्योदय की भावना है। तो इस नाते से हम शहर के विकास के अंदर भी करें। एक है कि हम पैसा खर्च करके अपने एसेट तो बनाते हैं, सबका एक टारगेट होता है कि हमको इतना पैसा मिला, इतना खर्च करना है। हम काम का टारगेट ना रख करके हम जो अपना एक्सपेंडिचर उसका टारगेट रखते हैं। खास करके सरकारी विभागों में मैंने देखा है कि वो काम का टारगेट नहीं बताते हैं, वो बताते हैं हमको इसमें 2.5 लाख रुपया खर्च करना था, हमारा जो है 1,50,000 रुपया खर्च हुआ है, हम 1 लाख खर्च करने में पीछे रह गए हैं। अरे उसका क्या लेना देना है? हमने काम कितना करना था और काम कितना हुआ, उसके प्रोपोर्शन में ही काम हुआ तो ठीक है। कई बार पैसा ज़्यादा खर्च करके काम उसके बराबर भी नहीं होता, तो उस पैसा खर्च करके उस टारगेट को पूरा करके करना भी क्या है। हमको कम पैसा खर्च करके ज़्यादा रिजल्ट देना, अच्छे रिजल्ट देना, एफिशिएंसी बढ़ाना, और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग का एक पार्ट ज़रूरी है, ये तो है ही है। एक दूसरा विषय है कि हम अपनी जो एसेट्स हैं उसकी मैनेजमेंट, कितने साल उसकी लाइफ है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 50 साल है, 100 साल है, उसकी लाइफ तक पहुंचने के लिए हमने उसकी क्वालिटी का ध्यान रखा कि नहीं रखा। भारत सरकार एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया इस नाते से एक संस्था है, उसके माध्यम से इन चीज़ों को करती है। प्रदेशों में भी इन चीज़ों को हमको करना चाहिए। क्वालिटी असेसमेंट अथॉरिटी कोई ना कोई ऐसा बनाए, और जहाँ कहीं कोई गड़बड़ हुई है उसको चेक करें। एक जगह चेक होगा तो बाकी जगह उनको सबको ध्यान में आएगा। और जो एसेट्स बने हैं उन एसेट्स को लगातार मेंटेन करना, एसेट्स मैनेजमेंट, मेंटेनेंस। अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो बीच में कभी कभी छोटे मोटे एक्सीडेंटल फेल्योर जो होता है, उसके कारण से उस एसेट की आयु भी खत्म हो जाती है। लगातार उनके ऊपर प्रहरी बन करके एक टीम ऐसी रहनी चाहिए हर जगह, जो केयर टेकर, एसेट केयर टेकर इस नाते से हो कि जितने शहर के एसेट्स हैं वो सब ठीक ठाक हैं कि नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अर्बन डेवलपमेंट के जो एसेट है वही देखने हैं। ये टीम ऐसी हो जो अन्य विभागों के जो एसेट्स हैं उनका भी चिंता करे। स्वयं ठीक ना करे, विभाग ही कराएगा, लेकिन इस विभाग को बताने वाला कोई चाहिए कि आपका जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल की पिछली जो दीवार है वो टूट रही है, उसको ठीक करा लो। आपके जो स्कूल का आंगन है उस आंगन में बच्चों ने ईंटें उखाड़ दी हैं, उसको ज़रा ठीक करा लो। अब इन चीज़ों की चिंता मैं जब हरियाणा में सीएम था तो बहुत करता था मैं।
किसी भी शहर में जाना, वहाँ के जो एसेट्स बने हुए हैं वहाँ 2 4 5 देख के आता था। अभी भी मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाता हूँ, वहाँ इस एसेट्स को देखता हूँ। कल ही मैं फरीदाबाद गया था। फरीदाबाद रात को अचानक बिना बताए एक विद्यालय, हालांकि स्कूल बंद था, रात का समय था, लेकिन वहाँ चौकीदार था, उसने विद्यालय खोल दिया। खोला तो मैंने सारा जाकर अंदर देखा, तो ध्यान में ये आया कि विद्यालय की बिल्डिंग छोटी है, बच्चे ज़्यादा हैं। और वो विद्यालय, इस योजना से मैं गया था, हरियाणा का सबसे बड़ा विद्यालय है बच्चों के दृष्टि से। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम बच्चे कितने सोच सकते हैं, 1000, 1200, 1500, 2000 ये सोच सकते हैं। लेकिन उस विद्यालय की संख्या मित्रों 7000 बच्चे पढ़ते हैं उस विद्यालय में, एक विद्यालय में 7000। हरियाणा का बिगेस्ट स्कूल जिसको कहते हैं। जाके देखा, बिल्डिंग का हिसाब लगाया, सेक्शन, टीचर सब, तो पता लगा कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। तुरंत अधिकारियों को बुला के मैंने कहा कि 5 से 7 एकड़ जमीन और एक नया विद्यालय बनाओ ताकि इसको शिफ्ट करके बच्चों का वातावरण ठीक हो जाए। तो इन चीज़ों का हमको भी ध्यान करना पड़ेगा, हमारी मशीनरी को भी ध्यान करना पड़ेगा, नीचे उस प्रकार की सेंस इनकलकेट करनी पड़ेगी। तब हम शहरों को बना भी अच्छा सकेंगे और उन शहरों को मेंटेन भी अच्छा रख सकेंगे। मेंटेनेंस जो है ये बहुत अच्छे प्रकार से करना, ये भी हमारी विशेषता जानी जाएगी। हम बहुत पुराने जो शहर, पुरानी बिल्डिंग्स देखते हैं, उसमें से कई सिटीज़ को हेरिटेज सिटी कह देते हैं। चंडीगढ़ ले लीजिए, हालांकि आज़ादी के बाद बना है, लेकिन चंडीगढ़ एक बार बनने के बाद उन्होंने उसको फिक्स कर दिया कि यहाँ हम नई कोई भी एक ईंट ना लगाने देंगे ना कहीं निकालने देंगे। हेरिटेज सिटी डिक्लेयर कर दिया। बहुत बिल्डिंग्स ऐसी हैं हेरिटेज, उनको मेंटेन करना पड़ता है। हमारा एक जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो अर्बन चैलेंज फंड है, इसमें एक विषय यह है कि हम किस प्रकार से ऐसे शहरों को कैसे वहाँ अपना विकास का हब बनाएं। और विकास के नाते एक चीज़ तो है, दूसरा वहाँ के जो पुराने एरियाज़ हैं उनको किस प्रकार से विकसित करें। वरना ऐसे पुराने, उस समय के तो 3 फुट की 4 फुट की गली में भी शहर बन जाता था। आज तो 4 फुट की गली में नहीं चल सकता। अभी अपना चांदनी चौक देख लीजिए, सदर बाजार देख लीजिए, वाराणसी में पीछे ये सारा जो काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, पुराने शहरों को, पुराने बाज़ारों को किस प्रकार से विकसित किया है। तो ऐसे पुराने शहरों की लाइफ को भी अच्छा करना, हालांकि वहाँ फाइनेंशियल हब हैं, बहुत बड़ा व्यापार वहाँ होता है, बहुत बड़े लोग रहते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन लेके भी हम कर सकते हैं, इन सिटू डेवलपमेंट भी करा सकते हैं। मित्रों, विषय इतने हैं कि अगर सारे बोलने लगे तो शायद ये 2 दिन के सेमिनार में मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। लेकिन इतना ही बहुत है कि हम अपनी दिशा को ठीक करें। दिशा और दशा दोनों ठीक होंगी तो निश्चित रूप से हमारा जो एक टारगेट है, एक स्मार्ट सिटी के नाते से, एक अच्छे शहर के नाते से, इन सब को हम पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी कि ये जो युग था परिवर्तन का युग, इस परिवर्तन के युग में बहुत परिवर्तन हुए। परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं आज बड़े लाइटर वेन में मैं कह रहा हूँ। मैं सुबह यहाँ आने से पहले इच्छा होती है कि अभी स्टेज पर जाना तो ज़रा फ्रेश होके आ जाओ, वरना 1-1.5 घंटा बैठना पड़ेगा। तो हर बार मैं सोचता हूँ कि जहाँ फ्रेश होने जाते हैं उसका नाम जगह का क्या है। तो कहीं तो टॉयलेट लिखा होता है, कहीं रेस्ट रूम लिखा होता है, कहीं फ्रेश होने की जगह लिखी होती है। आज एक नया शब्द लिखा होता पाउडर रूम, उसी जगह को पाउडर रूम कर दिया। तो ये परिवर्तन है। तो मैंने पूछा अपने साथियों से, वो कहने लगा हाँ बहुत जगह पर ये नाम ऐसे ही चल पड़ा पाउडर रूम। मैंने कहा भी आने वाले 20-30 साल में और क्या क्या नाम होंगे ज़रा वो भी सोच के रखो। लेकिन परिवर्तन की कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, उस परिवर्तन में कुछ नई चीज़ें आती हैं तो नई बातें सीखने को मिलती हैं। परिवर्तनशील हमेशा रहना चाहिए, परिवर्तन जीवन का नियम है, परिवर्तन में सुंदरता है, परिवर्तन से जीवन में आनंद बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके प्रेरणात्मक शब्दों के लिए, आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। Ladies and gentlemen, with this we conclude the inaugural session. We once again thank our esteemed chief guests, dignitaries on stage for their gracious presence. We now break for lunch. May I request our dignitaries, Honorable Minister of States and Principal Secretaries to kindly proceed
to VIP lounge on the 5th floor. For the delegates, lunch is organized in the pre-function areas on the 5th and 6th floor. We also request our delegates to kindly visit the exhibition on Palash B and C on the 6th floor before proceeding for lunch. And we request you to kindly reassemble for the breakout session at sharp 2 p.m. on the 3rd floor. Thank you very much.